Hello students, hope you all are good and revising properly at your home. As we have discussed up to the president in our previous lecture, हमने president तक अपना previous lecture में सब कुछ discuss कर लिया था and I hope आपको president तक clear भी हो गया होगा और हमने वहाँ पर president का appointment, qualification, what are his powers, इमरजेंसी पावर्स, नॉर्मल पावर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट नॉर्मल पावर्स, ये सारे 3 वीडियोस के थ्रू कंप्लीट कर लिया था। प्रेसिडेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका सिंगल एक 7 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है और ये चॉइस में आ भी चुका है इन अवर बोर्ड एग्जाम। नाउ कम टू द वाइस प्रेसिडेंट। कई स्टूडेंट्स ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट को लेके 1-2 क्वेश्चन पुट ऑन भी किए थे, उनके आंसर मैंने वहां पर दे भी दिए थे और उनका रीजन आज आपको यहाँ पर मिल भी जाएगा। नाउ कम टू द अपॉइंटमेंट। सी अपॉइंटमेंट कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का। अब तो आप लोगों को STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम आई थिंक अब ये आप लोगों को क्लियर होगा क्योंकि हमने जैसे प्रीवियस क्लास किए थे उस क्लास में STV मिनिमम कोटा भी मैंने दोबारा से रिवाइज करा दिए थे आप लोगों को। व्हाट इज STV एंड व्हाट इज मिनिमम कोटा, किस तरह से मिनिमम कोटा मिलने पर STV के थ्रू कोई भी कैंडिडेट क्या हो जाता है, कोई भी कैंडिडेट विनर स्टैब्लिश कर दिया जाता है और एज अ विनर वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो भी है वो बन जाता है। सो हाउ द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली अकर्स। एक्चुअली अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 63 में लिखा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेक्शन 63 में लिखा हुआ है कि हमारे कंट्री के एक वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे और उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा सिमिलरली लाइक ऑफ सिमिलरली लाइक ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे कंट्री के एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे, सेक्शन 63 में लिखा है, उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ही विल बी इलेक्टेड बाय STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ मिनिमम कोटा जिनको मिल जाएगा और इनका अपॉइंटमेंट होगा। ये इनके अपॉइंटमेंट में है। अभी आता है क्वालिफिकेशन। सी अगर आप लोगों को याद होगा तो इन राज्यसभा वी डिस्कस्ड, देखो मैंने आप लोगों को कल के वीडियोस में भी बताया था चैप्टर लेंथी जरूर है लेकिन वही एक चीज हम 2-3 पॉइंट्स में डिफरेंट हेडिंग्स में पढ़ रहे हैं। राज्यसभा में जो हम पढ़ कर आए उसका यूज वाइस प्रेसिडेंट में हो रहा है या फिर वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमने ऑलरेडी राज्यसभा में बहुत सारी चीजें जान रखी हैं, उनको हम यहाँ यूज करेंगे। तो हमें स्मार्टली कॉपी में आंसर लिखना है, समझ रहे हैं, चीज एक ही है। वही एक पॉइंट राज्यसभा में आता है तो कैसे यूज करना है, वही एक पॉइंट प्रेसिडेंट में आता है तो कैसे यूज करना है, लोकसभा में है तो कैसे यूज करना है, प्रेसिडेंट में पार्लियामेंट में कैसे यूज करना है या फिर वाइस प्रेसिडेंट के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वही सेम पॉइंट कैसे यूज करना है। यहाँ पे आपका सेल्फ डिस्क्रिशन, जिस वर्ड को हम बार बार यूज करें ना, आपका खुद का स्वयं विवेक काम करेगा कि हाउ टू यूज अ सिमिलर पॉइंट इन डिफरेंट एरियाज। हम आपको जैसे फाइनेंशियल वाला बताए थे जिसको आप लोकसभा की एक्स्ट्रा पावर बता सकते हैं, वही राज्यसभा में आप ये बता सकते हैं कि किस तरह से भले ही एक्स्ट्रा पावर नहीं लेकिन वो उस पर काम करती है। तो इसी तरीके से क्वालिफिकेशंस पे आता है। यू नो कि हमने राज्यसभा में पढ़ा था देयर आर 2 ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा, देयर आर 2 ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा, वन इज चेयरमैन एंड वन इज डेप्यूटी चेयरमैन। सी चेयरमैन इज अवर वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के कौन होते हैं, ऑफिशियो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या फिर चेयरमैन। ये बात आपको याद होगी। सो नाउ सी इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से नॉमिनेट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होता है वो किसके लिए होता है, वो मेंबर्स कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से आते हैं। कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से आते हैं। सो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं लेकिन आफ्टर बिकमिंग द वाइस प्रेसिडेंट he or she would have to resign from the membership of that Rajya Sabha. Now see qualifications, जैसे राज्यसभा के मेंबर होते हैं तो इनके लिए, और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट भी किसके लिए किए जाते हैं, राज्यसभा के लिए, तो इनके क्वालिफिकेशंस वो सभी होने चाहिए जो एक राज्यसभा मेंबर बनने के लिए होते हैं। सी all the qualification for becoming a vice president is similar to those of the qualification for becoming a राज्यसभा मेंबर। जो राज्यसभा मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस होते हैं वही क्वालिफिकेशंस होते हैं वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, एक्सक्लूडिंग ओनली द सिंगल क्राइटेरिया दैट इज ऑफ एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया यहाँ पे चेंज है। एज क्राइटेरिया में क्या है कि एज मिनिमम कितना होना चाहिए, 35 इयर्स, 35 इयर्स।
बाकी सारे क्वालिफिकेशन हम आपको बताते हैं, आपको बार बार याद ही नहीं करना है, बाकी सारे क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सबके सेम है. ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, should not be declared mentally disabled, should not be bankrupt, should not be beneficiary under any of the government services, whether of state, whether of central. किसी government services का beneficiary नहीं होना चाहिए. डिफरेंस आता है कहाँ? एज में. लोकसभा मेंबर बनने के लिए the age criteria is, the minimum age criteria is 25 years. राज्यसभा मेंबर बनने के लिए the minimum age criteria is 30 years. प्रेसिडेंट बनने के लिए the minimum age criteria is 35 years. And also for becoming the vice president it is 35 years. ठीक है, ये हो गया आपका वाइस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन. सी एसएसटी में और स्पेशली ये दो जो चैप्टर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं. मैं इतना एम्फेसाइज ही इसलिए कर रही हूँ, सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं. एक चैप्टर के साथ आपका स्टेट गवर्नमेंट कवर हो रहा है, क्योंकि वहां मुझे सिर्फ ये बताना होगा कि आपको प्राइम मिनिस्टर को सीएम से कंपेयर करना है, प्रेसिडेंट को गवर्नर से कंपेयर करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे है, वहां पे भी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी. सारी चीजें मुझे बस कंपैरिजन करके एक चार्ट के थ्रू आपको समझा देना है. नाउ सी, अभी बात आती है टेन्योर की. टेन्योर की बात जब हम करते हैं बच्चे, तो टेन्योर होता है वाइस प्रेसिडेंट का 5 इयर्स. वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 इयर्स. एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पुट ऑन भी किया था, मैम व्हाट इज द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? इट इज ऑफ 5 इयर्स, नॉट ऑफ 6 इयर्स. ठीक है, राज्यसभा का जो टेन्योर होता है, राज्यसभा मेंबर का जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स होता है. लेकिन जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, अगर राज्यसभा में से कोई पर्सन इलेक्ट होके वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ही और शी विल बी नॉट अ राज्यसभा मेंबर फॉर सो मोर. अभी वो राज्यसभा मेंबर नहीं है तो उनका टेन्योर 6 इयर्स नहीं होगा. कितना होगा उनका टेन्योर? उनका टेन्योर होगा 5 इयर्स. एक और चीज कि टेन्योर से पहले वो सेल्फ रेजिग्नेशन दे सकते हैं. अभी आ जाते हैं रिमूवल पे. रिमूवल में रेजिग्नेशन वाला पॉइंट हम इंक्लूड करते हैं. सी, सेल्फ रेजिग्नेशन इफ ही और शी थिंक्स दैट ही इज नॉट एबल और ही इज नॉट विलिंग टू वर्क फॉर द होल 5 इयर्स, और कोई पर्टिकुलर एक प्रॉपर रीजन के साथ अगर वो रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, तो देन ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर. एक और चीज, रिमूवल. वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल जो है ना, रिमूव किया जा सकता है बाय राज्यसभा. समझिएगा, राज्यसभा मेंबर कैन रिमूव द पेपर फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन राज्यसभा. समझ रहे हैं? राज्यसभा में प्रेजेंट करके आप वाइस प्रेसिडेंट को, जो राज्यसभा मेंबर्स हैं, राज्यसभा हाउस जो है, अपर हाउस जो है, उसमें उनका रिमूवल पेपर प्रेजेंट करके हम क्या कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है. बट लेटर ऑन दैट रिमूवल पेपर शुड बी एग्रीड अपॉन बाय द लोकसभा. समझ रहे हैं? लेकिन अगर राज्यसभा में उनका रिमूवल पेपर प्रेजेंट किया गया और वो रिमूव हो जाते हैं, तो उस रिमूवल के लिए, उस रिमूवल पेपर पे लोकसभा का अग्री होना नेसेसरी है. लोकसभा भी उस पे अग्री करना चाहिए. एक और चीज, ये 14 डेज प्रायर वाला पॉइंट हर जगह आता है. बिफोर द रिमूवल, उनको जब भी रिमूव होना है, उनको जब आप रिमूव करने वाले हैं, उस डेट से, जिस दिन उनका रिमूवल हो रहा है, उस डेट से 14 डेज प्रायर द इंफॉर्मेशन शुड बी टू हिम. उनके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए. 14 डेज प्रायर उनके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए. इट्स कंपल्शन. ये इनके रिमूवल में देखिए कितने सारे पॉइंट्स हो गए. तो हमें लेंदी लग रहा है, हमें तो सिर्फ सब हेडिंग्स याद करने हैं. अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन क्या होता है, टेन्योर, सिर्फ सब हेडिंग्स. इन सब हेडिंग्स में भी आप पैराग्राफ में लिख कर आएंगे? नो. आप लोगों ने अगर मेरे नोट्स देखे होंगे, दोज स्टूडेंट्स हैव गॉन थ्रू माय नोट्स, उनको पता है कि हर सब हेडिंग में आई हैव मेंशन्ड द पॉइंट्स. आप उन्हें पॉइंट्स में लिख कर आएंगे, अंडरलाइन करेंगे. देखिए, एक कॉपी को रिप्रेजेंटेबल बनाइए. 100 on 100 मार्क्स कभी मिलता है, और मेरे कई स्टूडेंट्स साइंस में भी, मैथ्स में भी और एसएस में भी 100 on 100 ला चुके हैं. मैं इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस लेती हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. मेरा एक बैच तो आप 70% स्टूडेंट्स थे जो साइंस में 100 on 100 लाए थे. 70% स्टूडेंट्स, इट मीन्स अ लॉट कि मेरे एक बैच के 70% स्टूडेंट्स तो 100 on 100 ही लेकर आए थे. 99 and 95 की तो मैं भी आपको बता भी नहीं रही हूँ. तो नाउ सी कि आप लोग कॉपी का प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए.
कॉपी जो है वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। आपने कितना भी पढ़ा है, कितनी भी नॉलेज, आप जो बच्चे इधर उधर अपना माइंड डेविएट करें ना, चलिए मैम को चेक करते हैं, क्वेश्चन पुट ऑन करके, ये क्वेश्चन आर वेलकम, लेकिन उतना मेहनत आप भी लोग कीजिए। अब आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस पे। वाइस प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस, एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, पहले एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बताते हैं, यही चीज हम राज्यसभा में पढ़ के आए, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। सो राज्यसभा के चेयरमैन की तरह काम करते हैं कौन? वाइस प्रेसिडेंट। ये उनकी पावर्स हैं, ये उनके फंक्शंस हैं। ही वर्क्स एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। So he is the officer for Rajya Sabha. He is the officer for Rajya Sabha. एक और चीज, as we know कि हमने चलिए प्रीवियस वीडियो का याद करते हैं, प्रेसिडेंट का एसटीवी जो हम आपको बताए थे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, उसमें हम आपको बताए थे बच्चे लोग कि राज्यसभा के कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स, लोकसभा के कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स, दे ऑल पार्टिसिपेट इन द इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राज्यसभा के कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स करते हैं, लोकसभा के कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेचर से कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन जनरल, मार्क माय वर्ड, इन जनरल, मार्क दिस वर्ड, इन जनरल। In general, our vice president do not participate in any of the election. जो राज्यसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर जो इलेक्शंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं ना कुछ नॉमिनेट मेंबर्स, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कभी भी इन जनरली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों? Because he is not a राज्यसभा member. After becoming the president, he will not be the member of any of the house of the parliament. He is not the member of Rajya Sabha for more. अब वो राज्यसभा के लिए मेंबर नहीं है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट देयर इज अ पॉज, बट ही कैन पार्टिसिपेट, ही कैन कास्ट हिज वोट इन द केस ऑफ टाई। अगर टाई हो जाता है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था, हम आपको एसटीवी समझाए थे, तो आपको याद होगा सबसे लीस्ट वोट जिसको मिला उनको रेस से बाहर कर दिया, फिर उनके जो वोट्स थे, जो इलेक्शन में जो उनको रेस से बाहर कर दिया, तो उनके जो वोट्स थे रिमेनिंग 3 में बाइपार्टेट हो गए थे, फिर उसके बाद किसी एक को और इलेक्शन से बाहर, रेस से बाहर कर देते हैं, फिर 2 में वोट बाइपार्टेट हो जाते हैं, फिर जो बाइफरगेट कर दिए हमने वोट्स को, बाइफरगेट करने के बाद हुआ क्या, अगर उनके बीच टाई हो जाता है, उनके बीच क्या हो जाता है, टाई हो जाता है, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो अब याद हो गया कि जनरली वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं, बट इन द केस ऑफ टाई ही और शी कैन। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज वो कोई राज्यसभा के मेंबर ही नहीं होते हैं, ही इज ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। और पार्टिसिपेट कौन करता है? सम नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। आई थिंक दिस पॉइंट हैज बीन क्लियर टू यू। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट क्या पावर और फंक्शंस होते हैं? देखिए पावर एंड फंक्शन के, देखिए मैंने वाइस प्रेसिडेंट के सब हेडिंग लिए, इस सब हेडिंग के भी मैंने सब हेडिंग लिए हैं। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के पावर और फंक्शंस क्या है? एज नॉट अ मेंबर ऑफ, ही कैन नॉट कास्ट हिज वोट। उस दौरान इनके क्या पावर और फंक्शंस हैं? पावर है ना इनके पास, जब टाई हुआ तो उस टाई को रिजॉल्व कराने का काम किसने किया? वाइस प्रेसिडेंट में। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, अभी जब प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं है उस दौरान, उस दौरान इनके क्या पावर्स और फंक्शंस होते हैं? सी, वाइस प्रेसिडेंट एक्वायर्स द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ एब्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जिस दौरान प्रेसिडेंट गैर मौजूद होते हैं तो उनकी ऑफिस, नॉट चेयर, उनकी ऑफिस, उनका वर्क, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन एक्वायर करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। उनकी चेयर पे जाके नहीं बैठते हैं, आप ये मत समझिएगा चेयर बिलोंग्स टू द पर्सन ऑफ डिजर्विंग, देखिए ऐसा नहीं है जिसका पोस्ट है वो नहीं का है, पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके कंधों पर आ जाती है? वाइस प्रेसिडेंट के। अभी समझाते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के एब्सेंट होने पर, सी आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है, तो आपके प्रिंसिपल के एब्सेंट होने पर आपके जो वाइस प्रिंसिपल है वो क्या करेंगे? दे और ही और शी विल एक्वायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल। नाउ सी,
कि उस दौरान ऐसा नहीं होता है कि वाइस प्रिंसिपल की चेयर पे जाके बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि वाइस प्रिंसिपल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो उनका वर्क है कि स्कूल प्रॉपरली फंक्शनिंग करना चाहिए, प्रॉपरली सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो उस दौरान वाइस प्रिंसिपल एक्वायर करते हैं प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। सेम तो अब वो कौन कौन से केसेस हैं? देयर 4 केसेस। उन 4 केसेस में वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्वायर करते हैं। लेट मी टेल यू व्हाट आर दीज केसेस। फर्स्ट, इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाए तो। इन द केस ऑफ हिज इलनेस, इन द केस ऑफ हिज और हर इलनेस, जब वो बीमार है या किसी कारण मेडिकल लीव पर है उस दौरान। इन द केस ऑफ हिज इम्पीचमेंट, उनका इम्पीचमेंट हो गया है, या फिर इन द केस ऑफ हिज सेल्फ रेजिग्नेशन, या फिर उन्होंने अपना सेल्फ रिजाइन कर दिया है। इस दौरान प्रेसिडेंट एब्सेंट रहेंगे और प्रेसिडेंट की, हाँ, इन द केस ऑफ इलनेस में एक और पॉइंट है, इन द केस ऑफ इलनेस और सम फॉरेन टूर, इसकी वजह से भी वो बाहर हो सकते हैं उस दौरान भी। तो ये जितने भी केसेस देखिए, इन द केस ऑफ डेथ, in the case of his self resignation, in the case of his impeachment, in the case of illness or his foreign tour, the vice president will acquire the responsibility as well as the office of president. So now it's whole about vice president. अभी आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, एक और चीज रिमाइंड करा देती हूँ, कई बच्चे भूल गए होंगे, हम पार्लियामेंट फिनिश कर चुके हैं। एग्जीक्यूटिव्स याद कीजिए, फर्स्ट डे का लेक्चर, द 3 organs of our government system, 3 organs of our government system: legislature, executive and judiciary. legislature, executive and judiciary. legislature का पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट के पार्ट्स थे, वो हम फिनिश कर चुके हैं। एग्जीक्यूटिव्स पे आ चुके हैं, और एग्जीक्यूटिव में हमने क्या पढ़ लिए हैं अभी तक? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नाउ कम टू द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर में हाफ से ज्यादा आपको ऐसा लगेगा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नाउ सी, अपॉइंटमेंट, यही चीज हम प्रेसिडेंट में पढ़ कर आए थे और यही चीज हम प्राइम मिनिस्टर में। देखिए, एक ही पॉइंट 2 जगह हम यूज करने वाले, लेकिन कैसे? ऐसे प्रेसिडेंट के लिए था कि पावर्स और फंक्शंस में थे ना, पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ नॉमिनेशन, ये पढ़े थे हम प्रेसिडेंट में, पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स हैं वही यहाँ पे इनके अपॉइंटमेंट में यूज हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट फ्रॉम वन ऑफ द लोकसभा मेंबर। मेजॉरिटी पार्टी के, जो जीत चुकी है पार्टी, उस मेजॉरिटी पार्टी के किसी एक मेंबर को, किसी एक लोकसभा मेंबर को प्रेसिडेंट क्या इलेक्ट करते हैं, क्या चूज करते हैं, कैसे नॉमिनेट करते हैं? एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। बल्कि इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता, हमने आपको पहले बोला फॉर्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फॉर्मली वो है, और इन एक्चुअल प्रैक्टिस में होता है जो, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आते हैं फंक्शंस एंड पावर्स। फंक्शन एंड पावर्स में भी हेडिंग से देखिए, अगर इनके प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन एंड पावर्स पूछे भी जा चुके हैं चॉइस में, तो सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, समझिए। अगेन लेट अस सपोज द स्कूल, आपका स्कूल सपोज करते हैं। सी, डायरेक्टर सर एज अ प्रेसिडेंट, डायरेक्टर सर ने प्राइम मिनिस्टर चूज कर दिए, प्रिंसिपल को रिक्रूट कर दिया, प्रिंसिपल को बोल दिया कि भाई आपको स्कूल को देखना है और इनको संभालना है। सो डायरेक्टर सर अपॉइंटेड द प्रिंसिपल, मीन्स प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। नाउ व्हाट विल बी द फर्स्ट वर्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर? सबसे पहले क्या करेंगे प्राइम मिनिस्टर? स्कूल में कई सारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, कुछ टीचर्स, कुछ स्टूडेंट्स, और इनमें से इंचार्ज बना देंगे। आप हाउस मीटिंग इंचार्ज हैं या हाउस इंचार्ज हैं, आप डिसिप्लिन इंचार्ज हैं, आप पीटीएम इंचार्ज हैं, आप को करिकुलर एक्टिविटी इंचार्ज हैं, आप असेंबली इंचार्ज हैं, एंड सो ऑन, या आप व्हीकल इंचार्ज हैं। इस तरह से कई सारे इंचार्जेस बन जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने? अपनी एक टीम प्रिपेयर की, जिस टीम की हेल्प से वो हर वर्क को क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे, हर डिपार्टमेंटल वर्क को। डिसिप्लिन भी होना चाहिए, हाउस मीटिंग्स, हाउस एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, असेंबली प्रॉपर्ली होनी चाहिए, व्हीकल या कन्वेंस फैसिलिटी बच्चों के लिए प्रॉपर होनी चाहिए, और साथ में बच्चे भी इंक्लूडेड हैं कि उनको पता है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने सबसे पहला क्या किया? उन्होंने सबसे पहला काम किया अपनी एक टीम बनाने का।
वही टीम बनाने का काम करते हैं पीएम। कौन करते हैं? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले वो एक टीम बनाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं, उसको ही बोला जाता है काउंसिल या फिर कैबिनेट। वो अपनी काउंसिल प्रिपेयर करते हैं, और काउंसिल का जो नंबर है ना वो फिक्स नहीं होता है, ये चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कि 42 मेंबर्स ही कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, 44 होंगे या 46 होंगे। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, ये डिपेंड करता है। कभी कभी एक ही मिनिस्टर को दो डिपार्टमेंट हो सकता है, एक ही टीचर को दो कि आपको डिसिप्लिन भी देखना है और आपको हाउस एक्टिविटीज भी देखनी है ना, एक ही टीचर को दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही मिनिस्टर को दो डिपार्टमेंट्स दे दिए जाएं, ऐसा भी होता है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, जैसे आपके प्रिंसिपल सर ने क्या किया, अपनी एक टीम बनाई। ऐसे ही इन्होंने किया, इन्होंने अपनी एक टीम बनाई जिसे कहा जाता है काउंसिल या फिर कैबिनेट। क्या कहा जाता है? काउंसिल या फिर कैबिनेट। तो सबसे पहला काम किया काउंसिल बनाने का। अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज, अपनी काउंसिल बना ली, टीम मेंबर्स बना ली। अब इन्होंने काम सौंपना शुरू किया। आप फॉरेन मिनिस्ट्री देखेंगे, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री देखेंगे, आप ह्यूमन एंड रिसोर्स मिनिस्ट्री देखेंगे, आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स राइट्स ये वाला डिपार्टमेंट देखेंगे, आप रेलवे डिपार्टमेंट देखेंगे, आप रोड एंड ट्रांसपोर्ट देखेंगे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फिर उनको उनके पोर्टफोलियोज की किस तरह से काम होना है, क्या होगा, उनको पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं। सबसे पहला काम काउंसिल का फॉर्मेशन, काउंसिल फॉर्म करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। इसमें लिख के भी आना है, सिर्फ इतना लिखने से आपको 7 मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसमें लिखना भी है जो मैंने बताया कि पोर्टफोलियोज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई भी उन पोर्टफोलियोज के अगेंस्ट नहीं जा सकता, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं पीएम से। ये नहीं है कि उन्हें जो पोर्टफोलियो दिया गया वो उसको क्या नहीं करेंगे, ऑब्लाइज नहीं करेंगे या उसे फॉलो नहीं करेंगे। ये सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं नोट्स में, आप पढ़ भी चुके होंगे। डायरेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डायरेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ आएगा वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नाउ सी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं ना, उनके वर्क को भी डायरेक्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल सर ने टीचर्स को बोल दिया था, अब टीचर्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं, ये देखने का काम किसका है? प्रिंसिपल सर का, कि भाई ये हाउस मीटिंग्स प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम ऑन एवरी सैटरडे हो रही है या नहीं हो रही है। एवरी सैटरडे अगर नहीं हो रही है तो सर उनको बोलेंगे, या फिर हो रही है तो उनमें अगर कोई कमी दिख रही है या किसी पेरेंट ने या किसी बच्चे ने बताया, उन्हें कैसे भी फील हुआ कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, तो सर विल डायरेक्ट नहीं, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, है ना। ऐसे डिसिप्लिन प्रॉपर्ली मेंटेन है, यानी डिसिप्लिन इंचार्ज को पोर्टफोलियो तो दे दिया कि भाई आपको डिसिप्लिन बनाना है ड्यूरिंग द लंच टाइम, इस तरह से क्राउड होता है, यहाँ पे क्राउड होता है, वाटर टाइम्स पे क्राउड होता है, आपको इसको मेंटेन करना है, कॉरिडोर का डेकोरम नहीं टूटना चाहिए। ये सारी चीजें बता दी गई थी पोर्टफोलियोज में। मिनिस्ट्रीज को डिसिप्लिन नहीं बताया जाता, मिनिस्ट्रीज को क्या बताया जाता है, उनके रिलेटेड वर्ड। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। तो उस दौरान फिर अब उसको डायरेक्ट करना कि भाई आपके काम में ये कमी है या फिर ये ठीक है, आप इसको और बेटर इस तरह से कर सकते हैं। तो वर्क तो चल रहा है, उनके वर्क को कंटिन्यूस मॉनिटर करना और उनके वर्क को डायरेक्ट करना, ये किसके पावर में आता है? प्राइम मिनिस्टर के, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ लोकसभा, नीचे लिखा भी है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स, दोनों कोई भी दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने हैं। अगर डिस्प्यूट्स हो जाए तो उन डिस्प्यूट्स को कौन रिजॉल्व कराएंगे? प्राइम मिनिस्टर रिजॉल्व कराएंगे। उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाएंगे कैसे? फॉर एग्जांपल वहीं पे आते हैं, आपके जो हाउस इंचार्ज है उन्होंने कहा कि उनको तो भाई हाउस मीटिंग करानी है, एवरी सैटरडे हाउस मीटिंग होता है। डिसिप्लिन इंचार्ज कहते हैं नहीं भाई आप हाउस मीटिंग कराएंगे, बच्चे लाइन से इधर से होकर जाएंगे, इस कॉरिडोर से होकर जाएंगे, इधर साइड में क्लास में एक्स्ट्रा क्लास चल रही है या प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो डिस्टर्बेंस होगा, मेरा डिसिप्लिन टूट जाएगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप अपने हाउस मीटिंग का कुछ और देखिए। हाउस मीटिंग उन्हें करानी एज अ हाउस इंचार्ज, उनकी ड्यूटी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं। एज अ डिसिप्लिन इंचार्ज ये अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों अपनी डिमांड सही कर रहे हैं। उनको हाउस मीटिंग करानी है, सैटरडे अभी उन्हें रिपोर्ट करना है। इनको अगर डिसिप्लिन बिगड़ा, प्री बोर्ड अंदर चल रहा है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आता है तो अंदर से टीचर कंप्लेन करेंगे। इनका भी काम ठीक है, डिसिप्लिन इंचार्ज का भी काम ठीक है। अब क्या होगा? अभी दोनों अपनी शिकायतें कहाँ रखेंगे? प्रिंसिपल सर के सामने। प्रिंसिपल सर के बीच क्या बिठाएंगे? कोऑर्डिनेशन, कोई एक रास्ता बताएंगे। कोऑर्डिनेशन कि आप हाउस मीटिंग उस वाली बिल्डिंग में करा लीजिए या उस ऑडिटोरियम में करा लीजिए, या फिर मॉर्निंग टाइम में आप हाउस मीटिंग करा लीजिए, इवनिंग टाइम में या आफ्टरनून टाइम में लंच के हाफ में आप प्री बोर्ड करा लीजिए। प्री बोर्ड हो रहा है, प्री बोर्ड को सुबह शिफ्ट कर दीजिए। तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे। या फिर प्री बोर्ड को आप बिल्कुल किसी एकदम पीसफुल एरिया में ले जाके ले लीजिए, लाइब्रेरी में ले जाके ले लीजिए, कुछ भी सर करके इस तरह से क्या बताएंगे? कोऑर्डिनेशन बिठा लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेम ऐसे एक है, एक प्लेस है जहां से रोड भी निकलना है और जहां से रेल भी निकलना है।
जहाँ से रेलवे लाइंस भी बिछानी है और उसी इधर से रोड भी निकलना, और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा कि आपके काम की वजह से हमारा काम रुक रहा है, हमारे काम की वजह से आपका काम रुक रहा है। तो ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच, डिफरेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम कौन करेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर एज अ लीडर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के कैबिनेट के नहीं, जितने भी लोकसभा मेंबर्स हैं, जितने भी लोकसभा मेंबर्स हैं, उन सभी के लीडर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो वो सब किसके लिए आंसरेबल होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के लिए। बात समझ में? लोकसभा के मेंबर्स जो सारा वर्क करेंगे वो सब वर्क किसके लीडरशिप में होगा? अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश होता है? देखिए, डायरेक्टर सर ने प्रिंसिपल सर को अपॉइंट किया था, टीचर्स ऑलरेडी थे, वो काम कर रहे हैं। अब डायरेक्टर सर को बताना है कि टीचर्स को ये मैसेज दे दीजिए, ये काम कर लें और इस तरह से कर लें। डायरेक्टर सर ने किसको बताया? प्रिंसिपल सर को। प्रिंसिपल सर ने किसको इंस्ट्रक्ट किया? टीचर्स को। टीचर्स के काम की रिपोर्ट प्रिंसिपल सर ने किसको दी? डायरेक्टर सर को। सेम वही चीज प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक कोई मैसेज पहुंचाना है कि वर्क इस तरह से कीजिए या ये काम करना है, आपको इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो डायरेक्टर सर की तरह प्रेसिडेंट किसको बोलेंगे? पीएम को। पीएम कहाँ अपना प्रेसिडेंट का मैसेज कन्वे करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या काम कर रही है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट तक कौन पहुंचाएंगे? पीएम पहुंचाएंगे। तो बीच में कोऑर्डिनेशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कौन कर रहे हैं? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। नाउ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, यही चीज हम प्रेसिडेंट में पढ़ के आए, तो अब यही चीज हम प्राइम मिनिस्टर में पढ़ेंगे। सी, इसको भी एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट, जैसे स्कूल में टीचर को रिक्रूट, फाइनल रिक्रूट करने का अधिकार किसको है? डायरेक्टर सर को है फाइनल रिक्रूट करने का। तो डायरेक्टर सर ने कहा कि भाई ऐसा है, अधिकार तो मेरे को है, अब ये 4-5 टीचर्स आ रहे हैं डेमो देने आप, या इनका रिटन एग्जाम ले रहे हैं या इंटरव्यू ले रहे हैं, जो भी आप 3-4 राउंड्स में टीचर को अपॉइंट करने के लिए आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो भी है, तो कि आप इनको देख लीजिए, फिर अपन बैठ के डिस्कस करते हैं। तो उनका डेमो प्रिंसिपल सर ने देखा, उनका रिटन एग्जाम चेक होगा स्कूल लेवल पे या प्रिंसिपल सर ने किया, उसकी पूरी रिपोर्टिंग सर ने किसको की? डायरेक्टर सर को की। फिर डायरेक्टर सर ने प्रिंसिपल सर की एडवाइस लेकर जो एक बेटर ऑप्शन था वो रिक्रूट कर दिया एज अ टीचर फॉर यू, है ना। लेकिन अधिकार किसको था? प्रेसिडेंट यानी डायरेक्टर सर को था ना। किसको था? प्रेसिडेंट को था। लेकिन उन्होंने किसकी एडवाइस सीखी? प्राइम मिनिस्टर की। वही चीज, जितने भी अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करते हैं वो मेनली किसकी एडवाइस, किस किस के अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट? आपको याद होगा, नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट्स करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एम्बेसडर्स ऑफ एम्बेसीज, एंड नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन मेंबर्स को, 12 राज्यसभा मेंबर्स को, उसके बाद कंट्रोलर का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो ये जितने भी अपॉइंटमेंट, सम हाई कोर्ट के जजेस, कुछ समटाइम इट हैपेंस आल्सो, तो इनके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इनके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं किसकी पावर में आते हैं? इनके अपॉइंटमेंट्स आते हैं प्रेसिडेंट की पावर में। पर प्रेसिडेंट की जो पावर्स में आने के बावजूद प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस सीख करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की। सो प्राइम मिनिस्टर प्लेज एन इनडायरेक्ट रोल in the appointments which has been made by president. I hope so आपको ये समझ में आया होगा। रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जुडिशियल, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।